नमस्कार मित्रों, मैं वकील चौहान। भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज से स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आने वाली थी उसमें सबसे पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। हालांकि बीच में छोटे छोटे एक दो कंपनियां बीच में आई हैं, लेकिन वहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगालियों के आने से पहले, अर्थात पुर्तगालियों के भारत आने से पहले ही भारत और यूरोप के बीच इस स्थलीय मार्ग द्वारा व्यापार होते रहे। यूनानियों के समय से ही भारत और यूरोप के बीच यहाँ से व्यापार होते रहे स्थलीय मार्ग द्वारा। तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत से व्यापार हो रहे थे। लेकिन 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में जब तुर्की ने 1453 ईस्वी में जब तुर्की ने कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो ये पूरी तरह से जो ये स्थल मार्ग थे, ये स्थल मार्ग बंद हो गए। बात समझ रहे हैं? जब ये स्थल मार्ग बंद हो गए तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार के माध्यम थे पूरी तरह से बंद हो गए, जिसके कारण से यूरोप वालों ने समुद्री मार्ग की खोज के लिए आगे निकलते हैं, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन देश सबसे पहले आगे आते हैं। तो स्पेन के ही रहने वाले कोलंबस ने 1494 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। उन्होंने यहाँ से पुर्तगाल से ऐसे जहाज़ लेकर के निकले और ये अफ्रीका होते हुए यहाँ पर केरल के कालीकट तट पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसी रास्ते को कहा गया केप गुड ऑफ मार्ग। केप गुड ऑफ मार्ग इसी को कहा गया है। ठीक है, तो जैसे ही वास्को डी गामा इस कालीकट तट पे पहुंचते हैं तो यहाँ के शासक थे जमोरिन। जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। बात समझ रहे हैं? तो देखिए वहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं कि भारत आने वाले जो प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा थे, जो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, वास्को डी गामा जब भारत से मसाले, सूती वस्त्र और जो भी वस्तुएं लेकर जाते हैं यूरोप में, तो उनका सारा खर्चा काटने के बाद भी उनको 60 गुना का फायदा होता है। वास्को डी गामा को 60 गुना का फायदा होता है। ठीक है, वास्को डी गामा के जाने के बाद फिर दूसरे जो पुर्तगाली भारत आने वाले थे वो पेड्रो अल्ब्रेस थे, जो 1500 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, पेड्रो अल्ब्रेज के जाने के बाद पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आते हैं और वो भारत में ही रह जाते हैं, जिनकी मृत्यु 1524 ईस्वी में कोचीन में हो जाती है और वही कोचीन में ही वास्को डी गामा की समाधि बनाई जाती है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए अगला पॉइंट, पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कोठी या कारखाना कोचीन जो केरल में पड़ता है 1503 में स्थापित किया था। ये प्रश्न याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में। ठीक है, कब किया था? 1503 ईस्वी में। फ्रांसिस्को द अल्मेंडा ने क्या किया कि उन्होंने शांति जल की नीति अपनाई, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी। उनका मानना ये था अल्मेंडा का कि जो ये अरब सागर है, अरब सागर और हिंद महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर में केवल पुर्तगालियों का ही वर्चस्व स्थापित हो जाए। निश्चित ही पुर्तगाली इसमें सफल भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है पुर्तगाली साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क थे। फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक भारत में माने जाते हैं और फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क भारत में 1509 ईस्वी में भारत में आते हैं और 1510 ईस्वी में गोवा को जीत करके, गोवा के शासक थे आदिल शाह, उनको पराजित करके गोवा पर शासन करने लगते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर तथा अरब सागर में कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति लागू की। यानी कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति क्या थी? कार्टेज भी होता है परमिट जारी करता है, अर्थात पुर्तगालियों ने परमिट जारी करना स्टार्ट कर दिया और उस परमिट के बदले इस हिंद महासागर और अरब सागर में जो भी व्यापारी जहाज लेकर जाते थे उनको कर देना पड़ता था। अर्थात पूरी तरह से हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया था।
जो भी लोकल व्यापारी इस मार्ग से जाते थे, काफिले द्वारा लेकर के जाते थे, तो उनको इसमें डाकुओं से काफ़ी खतरा रहता था। ठीक है, कि कहीं हमारे सामान का लूटपाट ना हो जाए, उसकी भी रक्षा ये पुर्तगाली करते थे। और रक्षा करने के पीछे उनका कारण था, क्योंकि वह जब रक्षा करते थे तो जहाज की निरीक्षण भी कर लेते थे कि कहीं जहाज में गोला बारूद या मसाले तो नहीं लदे हैं। तो उन्हीं व्यापारियों की छूट थी जिन जहाज़ों पर मसाले या सूती वस्त्र न लदे हों। बात समझ रहे हैं? तो उन्हीं को कहा जाता है क्या, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। अगला पॉइंट देख लीजिए, 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा के साथ सेंट जेवियर्स भारत आए थे। ठीक है, 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा के साथ सेंट जेवियर्स भारत आए थे। अर्थात सेंट जेवियर्स एक ईसाई संत थे और उनका मानना यही था कि भारत में अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, पुर्तगालियों ने ही 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। इस प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि भारत में पूरी तरह से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, भारत में जो जहाज निर्माण की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। अर्थात उससे पहले भारत में जहाज निर्माण नहीं होते थे, तो भारत में जहाज निर्माण की देन पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने 1608 ईस्वी में जहांगीर के समय तंबाकू की खेती प्रारंभ की। अर्थात भारत में जो तंबाकू की खेती कब से मानी जाती है भाई, तो 1608 ईस्वी में। और भारत में तंबाकू की खेती किसके समय प्रारंभ हुई थी, तो जहांगीर के समय। और भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की, तो पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने तो यहाँ से बहुत कुछ सामान ले गए, लेकिन कुछ ना कुछ भारत को भी देकर गए, जिसमें से तंबाकू है, मूंगफली है, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, बादाम, लीची, संतरा, काजू आदि वस्तुएं यहाँ पर भारत लेकर के आए थे, जो आज वर्तमान में हमारे देश में दिखाई देता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों से जो भी प्रश्न बनने वाले थे मैंने सारे चीज़ लिखा दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।